वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्राइन, जिसको बोलते हैं रेस सब जुडिस। इसका मतलब होता है स्टे ऑफ सूट। अगर हम इस वर्ड को बाइफरकेट करें तो हमें समझ आएगा रेस का मतलब होता है मैटर एंड सब जुडिस का मतलब होता है पेंडिंग। सो द टर्म रेस सब जुडिस मीन्स पेंडिंग मैटर एंड इट डायरेक्ट्स दैट नो कोर्ट शैल ट्राई एनी मैटर विच इज ऑलरेडी पेंडिंग इन अनदर कोर्ट। सो अगर किसी कोर्ट ए में कोई मैटर चल रहा है तो रेस डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडिस डायरेक्ट करता है कि कोर्ट बी इस पेंडिंग मैटर को ट्राई नहीं करेगा। एंड दिस सेक्शन इज मैंडेटरी प्रोविजन फॉर द कोर्ट नॉट टू प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज पेंडिंग इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ। और ये प्रोविजन हमें सब जुडिस का दे रखा है सेक्शन 10 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड में। एंड सेक्शन 10 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स दैट इट सेज दैट नो कोर्ट शैल proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit. So suppose वन ये बोल रहा है कि कोई भी कोर्ट प्रोसीड नहीं करेगा सिविल ट्रायल के लिए जहां पर जो मैटर है वो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है। एक पहले कोई केस डाला है उसमें भी, मतलब आप दो कोर्ट में सेम मैटर को लेके नहीं जा सकते। एंड उसके लिए दूसरी बात जो जरूरी है वो है कि पार्टीज भी सेम है या उनके रिप्रेजेंटेटिव भी सेम है और वो सेम टाइटल के अंदर केस कर रहे हैं। मतलब जो कोर्ट ए में आपने सूट डाला है वो इस ऐसे डाला है सपोज ए वर्सेस बी, और जो आपने कोर्ट बी में केस डाला है उसमें भी टाइटल ऑफ द पार्टी आ रहा है ए वर्सेस बी। तो ऐसा नहीं हो सकता। एंड सूट कहाँ पे पेंडिंग हो सकता है? इन द सेम कोर्ट में हो सकता है और इन एनी कोर्ट इन इंडिया हैविंग जुरिसडिक्शन टू ग्रांट रिलीफ और in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having the jurisdiction to try the suit. And fourthly, it may also be pending before the Honorable Supreme Court. तो अगर इन चारों कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो वो पेंडिंग सूट आप किसी दूसरे कोर्ट में लेके नहीं आ सकते और कोर्ट आपके सूट को ट्राई नहीं करेगा। फिफ्थ क्लॉज बात करता है, ये एक एक्सेप्शन दे रहा है कि अगर सूट आपका फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है देन प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस शैल नॉट अप्लाई। फॉरेन कोर्ट वो कोर्ट जहां पर इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कंप्लीटली फॉरेन कोर्ट है। सपोज करो चाइना में चल रहा है या फिर जापान में चल रहा है, सो दीज आर कंप्लीटली फॉरेन कोर्ट फॉर अस। नाउ लेट्स डिस्कस द एसेंशियल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 10। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी चीज है कि दो सूट है, तो देयर मस्ट बी टू सूट्स ऑफ विच वन इज प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड द अदर इज अ सब्सिक्वेंट सूट। मतलब दो सूट है ए और बी, दो सूट होने चाहिए सब जुडिस लगने के लिए। सेकंड कंडीशन क्या है? मैटर इन इशू, दैट मैटर इन इशू इन बोथ द सूट मस्ट बी द सेम एंड द मैटर इन इशू इन अ सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट। तो सबसे पहले हमने देखा कि दो सूट होने चाहिए। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि जो मैटर इन डिस्प्यूट है, मैटर इन इशू है, वो दोनों सूट में सेम है। सपोज करो दोनों सूट में ऑनरशिप का मैटर चल रहा है, ए कह रहा है मैं ऑनर हूं, बी कह रहा है मैं ऑनर हूं। तो ऑनरशिप का डिस्प्यूट चल रहा है प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में। अब ए एक सब्सिक्वेंट सूट ले आता है और उस सूट में भी वो यही कह रहा है कि मैं ऑनर हूं और बी ऑनर नहीं है, बी कह रहा है मैं ऑनर हूं, ए ऑनर नहीं है। तो मैटर इन डिस्प्यूट इज सेम। एंड थर्ड कंडीशन इज दैट इट इज बिटवीन द सेम पार्टीज। पहले वाले सूट में भी हमने देखा ए वर्सेस बी था और दूसरे वाला सब्सिक्वेंट सूट है उसमें भी ए वर्सेस बी है, ऊपर से दोनों के बीच में मैटर इन डिस्प्यूट सेम है। थर्ड कंडीशन आ गई कि ए वर्सेस बी दोनों पार्टीज भी सेम है एंड दे आर लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। टाइटल भी सेम है केस का, ए वर्सेस बी सब्सिक्वेंट सूट था और प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट है उसमें भी ए वर्सेस बी है। फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ एसेंशियल जो बोलेंगे वो है कॉम्पिटेंट कोर्ट। द कोर्ट इन विच द प्रीवियसली सूट इज पेंडिंग must have the jurisdiction to grant the relief claimed in a subsequent suit। मतलब तो कोर्ट ए है और कोर्ट बी है। ए में आपका प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट चल रहा है और सब्सिक्वेंटली आपने बी कोर्ट में सूट डाल दिया। और कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट कैसे चेक करी जाएगी रेस सब जुडिस के लिए? वो ये देखा जाएगा कि जो कोर्ट ए है जहां पर हमने प्रीवियस सूट इंस्टीट्यूट कर रखा है उस कोर्ट के पास ये जो सब्सिक्वेंट सूट डाला गया है इसको भी डिसाइड करने का जुरिसडिक्शन है, वो इस सब्सिक्वेंट सूट में भी डिसीजन दे सकता है। तो इस तरीके से कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट चेक करी जाएगी। एंड द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट मस्ट बी पेंडिंग, कहाँ पे पेंडिंग होना चाहिए? या तो सेम कोर्ट में हो या इन एनी कोर्ट सिचुएटेड इन इंडिया हैविंग जुरिसडिक्शन टू ग्रांट द रिलीफ
and in any court situated outside India, established or continued by the central government and having the jurisdiction to grant the relief, or it may also be pending in the Supreme Court. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. A files a suit against B for possession of a property on ground of ownership, which is pending in the court of Jaipur. A again files a same suit in the same court of Jodhpur. The court of Jodhpur shall not proceed with the trial of the suit because of the doctrine of res sub judice and the express power provided under section 10 of the Code of Civil Procedure. तो एक एग्जाम्पल में भी हमने सिंपल देखा कि ए ने बी के खिलाफ सूट डाला हुआ है पोजेशन के लिए, और वो कह रहा है कि मैं इसका ओनर हूँ, और ये केस आपका कोर्ट ऑफ जयपुर में चल रहा है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है. ए फिर से सेम सूट लेके आ जाता है कि भाई इस प्रॉपर्टी का मुझे पोजेशन मिलना चाहिए बिकॉज मैं इसका ओनर हूँ, और वो सूट लेके आ रहा है जोधपुर के कोर्ट में. तो जोधपुर का कोर्ट है, द सेम कोर्ट शैल नॉट प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ द सूट बिकॉज द सेम कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ claimed in the subsequent suit also. So that's all for section 10. Thank you so much.